हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ITI कोर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिवेट एंड रिवेटिंग जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो रिवेट एंड रिवेटिंग जॉइंट्स से रिलेटेड लगभग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही रिवेट एंड रिवेटिंग जॉइंट से रिलेटेड लगभग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बात करते हैं दोस्तों रिवेट होता क्या है। तो दोस्तों, यह धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है। इसको रिवेट कहते हैं। दो या दो से अधिक सीटों को अर्ध स्थायी सेमी परमानेंट रूप में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिवेट विभिन्न धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे माइल्ड स्टील, राट आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम आदि। दोस्तों, रिवेट एंड रिवेटिंग जॉइंट जो है ये किस प्रकार का जॉइंट है? सेमी परमानेंट अर्ध स्थायी जॉइंट लगाए जाते हैं रिवेट के द्वारा। दोस्तों, रिवेट जॉइंट जो होते हैं वो परमानेंट जॉइंट होते हैं, सेमी परमानेंट होते हैं और टेम्पोरेरी होते हैं। तो रिवेट के द्वारा जो जॉइंट लगाए जाते हैं वो सेमी परमानेंट जॉइंट होते हैं, अर्ध स्थायी जॉइंट। दोस्तों, अर्ध स्थायी जॉइंट में क्या होता है सेमी परमानेंट जॉइंट में, कि इसमें क्या होता है कि जिसके द्वारा हम मटेरियल को जोड़ते हैं, जैसे कि इसमें फास्टनर, जब हम जॉइंट को खोलते हैं तो इसमें केवल फास्टनर ही हमारा ख़राब होता है और जो बेस मटेरियल है वो हमारा सेफ़ निकल आता है। सेमी परमानेंट जॉइंट का यही हमको लाभ होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रिवेट। दोस्तों रिवेट के भाग क्या होते हैं? तो रिवेट के भाग होते हैं दोस्तों, इसमें हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होता है। दोस्तों ये जो आपके सामने आ रहा है ये रिवेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिवेट का हेड हो गया। ये बॉडी अथवा इसको शैंक बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें टेल जो होती है ये नीचे की होती है इतनी, वैसे टेल इसको ऐसे ही रखी जाती है। इसमें ये ऊपर का हेड होता है और नीचे का बॉडी, और इसको शैंक भी कहते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट। दोस्तों, रिवेट होते कितने प्रकार के होते हैं? तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्नैप हेड रिवेट, नंबर 2 पेन हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट, काउंटर सिंक हेड रिवेट, फ्लैट हेड रिवेट और मशरूम हेड रिवेट, बाइफुरकेटेड हेड रिवेट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनके प्रयोग में आपको बता दूं दोस्तों, स्नैप हेड का कार्य जो होता है सामान्य रिवेटिंग कार्यों के लिए किया जाता है। और उसके बाद में आता है पेन हेड रिवेट। दोस्तों, पेन हेड रिवेट का प्रयोग जो होता है भारी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे बॉयलर और बड़े बड़े जहाज़ों की रिवेटिंग करने के लिए पेन हेड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, काउंटर सिंक हेड रिवेट का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां एक्सियल मूवमेंट हो सके। दोस्तों, ये जो होता है काउंटर सिंक हेड रिवेट, इसका जो हेड होता है वो टेपर में बना होता है। तो जैसे रिवेटिंग की जाती है तो इसका हेड जो होता है, तो इसके द्वारा रिवेटिंग करने से पहले हमको जहाँ पर रिवेटिंग करनी है वहाँ पर काउंटर सिंकिंग प्रोसेस की जाती है। दोस्तों, काउंटर सिंकिंग प्रोसेस क्या होती है कि पहले जोड़ी जाने वाली प्लेट में क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद में क्या किया जाता है कि उसके ऊपरी सिरे को बेवल कर दिया जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि काउंटर सिंक हेड का जो हेड रिवेट होता है उसका हेड इसमें आराम से बैठ जाता है और इसके सरफेस के ऊपर उसका हेड नहीं रहता है, जिससे कि एक्सियल मूवमेंट आसानी से हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद में करते हैं बात फ्लैट हेड रिवेट की। दोस्तों, फ्लैट हेड रिवेट क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि छोटे साइज़ के फ्लैट हेड रिवेट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, छोटे साइज़ के फ्लैट हेड रिवेट को टिनमैन्स
टिन मैन्स हेड रिवेट भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद में है मशरूम हेड रिवेट। इसमें क्या किया जाता है, जो स्नैप हेड रिवेट होता है उसके जो हेड को होता है ऊंचाई कम कर दी जाती है, तो वो मशरूम हेड रिवेट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं बाइफुरकेटेड हेड रिवेट। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने जो आ रहा है ये है बाइफुरकेटेड हेड रिवेट। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों चमड़े, गत्ते और प्लास्टिक की रिवेटिंग करने के लिए, जैसे नरम धातुएं जैसे चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गई, इसकी रिवेटिंग करने के लिए बाइफुरकेटेड हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर आप डिटेल में याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर जो है ये है स्नैप हेड रिवेट। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके हेड की जो ऊंचाई होती है, ये आप देख रहे हैं 0.7 डी होती है। और डी क्या है, डी इसके ये जो शंक है इसका ये व्यास होता है डी, तो 0.7 डी इसके हेड की ऊंचाई होती है। और इसकी जो हेड की लंबाई होती है, जो लेंथ रखी जाती है, जो चौड़ाई होती है, वो होती है 1.6 डी। जो ये आपकी यहाँ पर दिखाई गई है, ये जो 1.6 डी है, ये इसके हेड की चौड़ाई रखी जाती है। और इसके बाद में दोस्तों आपको याद करना है पेन हेड रिवेट की। दोस्तों पेन हेड रिवेट की भी सेम टू सेम यही होती है। इसमें आपको सब नहीं याद करने हैं, जो मैं आपको बताऊं वही आप याद कर लीजिए। अगर आपको डिटेल में याद करना है, सबसे पहले स्नैप हेड याद कर लीजिए। इसमें इसके हेड की ऊंचाई होती है 0.7 डी, इसके हेड की चौड़ाई होती है 1.6 डी, और इसके जो हेड की और बिल्कुल सेम टू सेम यही लंबाई चौड़ाई होती है पेन हेड रिवेट की। पेन हेड रिवेट की दोस्तों ये यहाँ पर है पेन हेड रिवेट। इसमें भी क्या है 1.6 डी है, 0.7 डी ऊंचाई है, और जो यहाँ पर ये छोटा सा रेसेस दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई गई है ये 0.125 स्नैप हेड और पेन हेड रिवेट की, ये दोनों की लेंथ और ये सब कुछ समान होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको याद करना है काउंटर सिंक हेड रिवेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके द्वारा रिवेटिंग करने के लिए काउंटर सिंकिंग प्रोसेस की जाती है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसका हेड जो है वो आपका किस तरीके का बना हुआ है, बेवल में बना हुआ है। तो ये जो है आराम से उसके काउंटर सिंकिंग प्रोसेस करने के बाद में इसका हेड जो होता है आराम से उसमें बैठ जाता है। दोस्तों इसमें आपको याद करना है, जो इसके हेड की जो चौड़ाई है वो 1.7 डी है, ऊंचाई कितनी है 0.45 डी है, और इतना ही आपको इसमें याद करना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको फ्लैट हेड की याद करनी है, दोस्तों फ्लैट हेड किस तरीके का होता है, दोस्तों फ्लैट हेड इस तरीके का होता है। ये आपका फ्लैट हेड हो गया। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो इसके हेड की ये चौड़ाई रखी जाती है ये 2D रखी जाती है, 2D, और ये जो है इसकी ये ऊंचाई ये रखी जाती है 0.25 डी रखी जाती है इसके हेड की ऊंचाई। तो ये आप जो है 3-4 इसमें से आप याद कर लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है अगर आप डीपली याद करना चाहते हैं। दोस्तों आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से ये वीडियो बनाया है, तो आप नोट्स भी साथ में ही बनाते जाइए। आगे बात करते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं रिवेटिंग जॉइंट्स की। दोस्तों रिवेट के द्वारा धातु की चादरों को जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको रिवेटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में करते हैं कि रिवेटिंग जॉइंट होते कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों नंबर 1 क्या है, लैप जॉइंट, और नंबर 2 बट जॉइंट। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लैप जॉइंट की। दोस्तों लैप जॉइंट क्या होता है कि इसमें जो होता है जोड़ी जाने वाली प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर उसके बाद में रिवेटिंग प्रोसेस की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, ये आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये लैप जॉइंट है। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि इसमें प्लेट की चादरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो होता है प्लेट की चादरों को जो है
एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, ये जो है ये लैप जॉइंट है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं कि लैप जॉइंट दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया था ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट था। उसके बाद में दूसरा होता है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। और तीसरा होता है सी डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिग जैग। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, डबल रिवेटेड में क्या होता है, 2 रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है प्लेट को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम दोस्तों जिग जैग में क्या होता है कि जैसे ये चेन रिवेटिंग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये चेन रिवेटिंग है, इसको चेन रिवेटिंग बोला जाता है। बिल्कुल सामने सामने रिवेट जो होते हैं। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले में जो है चेन रिवेटिंग नहीं है, एक के सामने दूसरा बिल्कुल सामने नहीं है। इसमें क्या होता है, तिरछे में रिवेट लगाए जाते हैं, इसको कहा जाता है जिग जैग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बट जॉइंट की। दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ बट जॉइंट की। दोस्तों बट जॉइंट क्या होता है, दोस्तों बट जॉइंट जो होता है इसमें जोड़े जाने वाली प्लेट के सिरों को आपस में टकराते हुए जोड़ा जाता है। दोस्तों ये जो आप नीचे वाली प्लेट देख रहे हैं ये बेस प्लेट बोली जाती हैं। इसमें क्या होता है, जोड़ी जाने वाली धातु के सिरे टकराते हैं और उनको जोड़ने के लिए हमको एक अलग से स्ट्रेप की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग से सीट की ज़रूरत पड़ती है जिसको स्ट्रेप बोला जाता है। तो इसमें सीटों को जोड़ने के लिए एक अलग से स्ट्रेप की ज़रूरत पड़ती है जो ऊपर लगी हुई है। ये एक स्ट्रेप है, तो इसको जोड़ने के लिए अलग से एक स्ट्रेप की ज़रूरत होती है, इसको बट जॉइंट बोला जाता है। लेकिन लैप जॉइंट में अलग से, ये है लैप जॉइंट, इसमें अलग से कोई स्ट्रेप नहीं लगाई जाती है कि केवल इसमें जोड़ी जाने वाली प्लेटों को ही ओवरलैप करके जोड़ा जाता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर। लेकिन बट जॉइंट में एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, इसमें सिरे से सिरे टकराते हैं और फिर प्लेट को जोड़ने के लिए एक अलग से स्ट्रेप प्रयोग की जाती है। तो ये होता है बट जॉइंट, ये है बट जॉइंट। दोस्तों ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट और डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। दोस्तों ये जो मैंने आपको ये बताया है ये है सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट, जो एक ऊपर इसमें क्या है, जॉइंट को बनाने के लिए एक ही स्ट्रेप प्रयोग की जाती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये है डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि सीट को जोड़ने के लिए दोनों तरफ स्ट्रेप का प्रयोग किया जाता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये होता है डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है आपका डबल रिवेटेड बट जॉइंट है, डबल रिवेटेड बट जॉइंट। और इसमें सिंगल स्ट्रेप है और जिग जैग में ये आएगा। दोस्तों जिग जैग की पहचान क्या होती है, जैसे कि ये रिवेट जो है, इस रिवेट में आपको क्या दिख रही है, सैंक दिख रही है। लेकिन इस वाले रिवेट में क्या है, सैंक नहीं दिख रही है, बीच का होल नहीं दिखाया गया है। तो ये मेन पहचान होती है जिग जैग जॉइंट की। तो इसको आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जिग जैग जॉइंट है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बिल्कुल सामने सामने नहीं लगाए जाते हैं। और दोस्तों सामने सामने नहीं लगाए जाते हैं, रिवेट तिरछे में लगाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है दोस्तों, बट जॉइंट में जो होता है, जॉइंट पहचाना जाता है तो जॉइंट के हम एक तरफ के केवल रिवेटों को गिनते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर से ये डिवाइड हो रही है प्लेट, तो हम डिवाइड होने वाली प्लेट के केवल एक तरफ के ही रिवेटों की संख्या गिनते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ कितने रिवेट लगे हैं, एक ही लगा है। तो यहाँ पर है सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट जॉइंट है। और ये वाला कौन सा है, ये है सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट और जिगजैग जॉइंट है ये। और अगर एक तरफ दोस्तों अगर यहाँ पर जिगजैग ना होता तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रेप डबल रिवेटेड बट जॉइंट, क्योंकि इसमें जो है प्लेट के दोनों तरफ दो रिवेट प्रयोग किए गए हैं, तो ये डबल रिवेटेड जॉइंट हो जाता। दोस्तों यहाँ पर सब क्लियर हो गया।
दोस्तों आगे बात करते हैं मटेरियल ऑफ रिवेट। दोस्तों रिवेट किस धातु के बनाए जाते हैं? दोस्तों रिवेट प्रायः माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। दोस्तों आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने वीडियो में इस तरीके से लिखा है कि आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, तो आप साथ में ही नोट्स भी बनाते चलिए। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। तो उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रिवेट के स्पेसिफिकेशन की, कि रिवेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों रिवेट का वर्गीकरण जो है रिवेट के सैंक की लंबाई और रिवेट के हेड के अनुसार किया जाता है। दोस्तों अब लेंथ ऑफ सैंक, दोस्तों क्या होता है, जो हेड के नीचे का पार्ट होता है उसको सैंक बोला जाता है। तो दोस्तों रिवेट के सैंक की लंबाई जोड़ी जाने वाली प्लेटों के अनुसार ही हमेशा ली जाती है, क्योंकि ना हम अधिक अगर लंबे रिवेट का प्रयोग करेंगे तब भी जॉइंट हमारा सही नहीं बनेगा, हमारी सीटें फूल जाएंगी। और अगर हम अधिक छोटे रिवेट का प्रयोग करेंगे तो हमारा जॉइंट सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो हमको एक उचित लंबाई वाले सैंक की उचित लंबाई वाले रिवेट का प्रयोग किया जाता है रिवेट जॉइंट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर जो ये लिखा है L, दोस्तों L बराबर होगा T1 + T2 + A। दोस्तों L जो है सैंक की लंबाई आपकी निकल कर आएगी। T1 क्या है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं इस वाले में। दोस्तों T1 क्या है, दोस्तों ये जो प्लेट हैं बीच में प्लेट हैं ये बेस प्लेट होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये हो गई T1 और इसके ऊपर नीचे क्या हो जाएंगी T1 + T2, ये प्लेटें हो जाएंगी। और उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या है डबल स्ट्रेप लगी हैं। तो T1 + T2 में क्या होगा, हम दो ऊपर और नीचे वाली दोनों का औसत मोटाई निकाल लेंगे और बीच वाले की वही मोटाई रहने देंगे। उसमें क्या होगी L बराबर सैंक की लंबाई निकल कर आएगी T1 + T2 + A। और A यहाँ पर क्या है, अलाउंस। दोस्तों भाई प्लेट के ऊपर तो हेड है लेकिन नीचे भी तो उसकी टेल निकलनी चाहिए, तो वो अलाउंस और उसका रखा जाएगा। और अधिक लंबाई नीचे कितनी रहनी चाहिए, तो 0.7D से 1.3D तक दोस्तों उसकी लंबाई जो है इतनी, कम से कम इतनी लंबाई जो है वो नीचे निकलनी चाहिए, प्लेट के नीचे निकलनी चाहिए। तो ये आप बहुत ही ध्यान से दोस्तों याद कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों मार्जिन की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है डी प्लेट के किनारे पहली रो के, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये जो है आपका, ये है आपका यहाँ पर प्लेट का किनारा, ये इस वाली में ये प्लेट का किनारा है। तो प्लेट के किनारे से और पहले रिवेट के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको मार्जिन बोला जाता है। दोस्तों वहाँ पर बताया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर लिखा है। तो रिवेट के प्लेट के किनारे से और पहले रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी को मार्जिन बोला जाता है। और ये मार्जिन कितनी रखी जाती है, 1.5D। और 1.5D क्या है, रिवेट के सैंक का व्यास है। दोस्तों आगे बात करते हैं पिच की। दोस्तों पिच क्या होती है कि एक ही रॉ में लगे हुए दो रिवेटों के रिवेटों के सेंटर के बीच की दूरी पिच कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये है, ये जो दो रिवेट लगे हैं, एक ही कॉलम में लगे हुए हैं दो रिवेट, और इनके रिवेटों के सेंटर की जो ये बीच की दूरी है इसको हम पिच कहते हैं। और दोस्तों ये हमेशा कितनी रखी जाती है, दोस्तों पिच रखी जाती है हमेशा P बराबर होता है सूत्र 3D। ठीक है, D का क्या है, रिवेट के सैंक का व्यास है। आगे बात करते हैं दोस्तों पिच कितनी रखी जाती है, 3D रखी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं सही से, ये आपकी जो है ये पिच हो गई। और दोस्तों यहाँ पर जो ये इस तरीके से सीधी अगर हम ये मापेंगे
तो इसको हम ट्रांसवर्स पिच बोलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, आगे मैं बता रहा हूं। दोस्तों आगे बात करते हैं ट्रांसवर्स पिच की। तो एक ही कॉलम में लगे हुए दो रिवेटों के सेंटर की बीच की दूरी को ट्रांसवर्स पिच कहते हैं। दोस्तों ये मार्जिन वाला लिख के आया है, 1.5D मार्जिन रखी जाती है। और दोस्तों ट्रांसवर्स पिच क्या होती है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिच बताई थी कि एक ही कॉलम में लगे हुए रिवेटों के सेंटर के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। और पिच कितनी रखी जाती है, 3D। और ट्रांसवर्स पिच क्या होती है, जैसे कि ये आपकी प्लेट है और इसमें आपका इस तरीके से ये जॉइंट लगे हुए, ये रिवेट लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये वाली जो मैंने बताई थी आपको पिच, और ये जो होती है ऐसी ये होती है ट्रांसवर्स पिच, इसको PT बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स पिच कितनी रखी जाती है दोस्तों, अगर चेन रिवेटिंग है, ये इस तरीके की चेन रिवेटिंग होती है, बिल्कुल सीध में अगर रिवेट होते हैं तो उसको चेन रिवेटिंग बोला जाता है। तो इसमें ट्रांसवर्स पिच कितनी रखी जाती है, या तो हम 0.8P, और P क्या है, तो P है आपकी पिच, ठीक है। तो 0.8P आप रख सकते हैं, या 2D + 6 mm रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डायगोनल पिच। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर चेन रिवेटिंग नहीं है, अगर जिगजैग रिवेटिंग है, तो उसमें ट्रांसवर्स पिच को कम कर दिया जाता है। क्योंकि उसमें ट्रांसवर्स पिच को कम कर दिया जाता है तो वहाँ पर 6 mm को हटा देते हैं, तो वहाँ पर केवल 2D mm ही ली जाती है ट्रांसवर्स पिच। दोस्तों डायगोनल पिच क्या होती है, PD। दोस्तों PD बराबर सूत्र होता है डायगोनल पिच निकालने का, 2P + D/3। दोस्तों डायगोनल पिच किस में बनती है, जिगजैग जॉइंट में डायगोनल पिच बनती है। दोस्तों आगे बात करते हैं PT। और डायगोनल अगर पिच है, अगर जिगजैग जॉइंट लगाया है, तो उसमें ट्रांसवर्स पिच भी कम कर दी जाती है, 0.6P ही रखी जाती है। दोस्तों स्ट्रेप की थिकनेस जो होती है, बट जॉइंट है और स्ट्रेप की थिकनेस हम कितनी रखेंगे, मिनिमम थिकनेस स्ट्रेप रखेंगे 0.8T। T क्या है, बेस प्लेट की मोटाई होती है। मैक्सिमम थिकनेस कितनी रखी जाएगी, 1.125 तक रखी जाती है। 0.8T से 1.125T तक रखी जाती है। T क्या है, बेस प्लेट की मोटाई, उसके अनुसार ये स्ट्रेप की थिकनेस रखी जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोजेंग रिवेट जॉइंट की। दोस्तों डायमंड जॉइंट को इकोनॉमिकल जॉइंट भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं, ये लोजेंग रिवेटिंग जॉइंट है। दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग आपने देखा होगा, जो ब्रिज वगैरह होते हैं, जो पुल वगैरह होते हैं, जैसे रेलवे के पुल भी आप देखे होंगे, तो वहाँ पर उनको जोड़ने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इस तरीके की स्ट्रिप लगाई जाती है, फिर रिवेटिंग की जाती है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इस जॉइंट में क्या होता है कि इस जॉइंट में सिंगल स्ट्रिप की थिकनेस 1.125T और डबल स्ट्रिप थिकनेस जो होती है 0.625T से 1.125 तक रखी जाती है। और उसमें क्या था, उसमें 0.8 से 125T तक रखा गया था। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं रिवेट का व्यास। दोस्तों रिवेट के सैंक का डाया कितना रखना चाहिए, उसकी गणना हम करते हैं, D = 6√T। दोस्तों इससे रिवेट के सैंक T क्या है, जोड़ी जाने वाली प्लेट की मोटाई है। और अगर इंच में हमको निकालनी है तो D बराबर होता है 1.2√T। तो दोस्तों इसके द्वारा हम उचित व्यास के रिवेट का चयन कर सकते हैं जोड़ी जाने वाली प्लेट के अनुसार। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों रिवेट सेट की। दोस्तों रिवेट सेट क्या होता है, रिवेट सेट एक प्रकार का हॉलो पंच होता है और इसके छिद्र में क्या होता है, रिवेट का स्टेम चला जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है कि प्लेटों को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
जब हम जॉइंट लगाते हैं तो प्लेटें फूली हुई होती हैं, तो उनके बीच के गैप को कम करने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो आप ये पहला वाला प्रयोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये रिवेट सेट का प्रयोग दिखाया गया है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन रिवेट सेट है, इसमें स्नैप भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इस पर रखकर और चोट मारी जाती है तो रिवेट का स्टेम उसके अंदर चला जाता है और जो प्लेट के बीच का गैप होता है वो नहीं रहता है, प्लेट आपस में चिपक जाती हैं। और दोस्तों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका रिवेट स्नैप। दोस्तों रिवेट स्नैप क्या होता है, रिवेट के दोनों ओर समान आकार की आकृति देने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि ये टेल यहाँ पर बाहर निकल आई थी, अब हम इसको इस हेड का आकार देने के लिए, ऊपर भी हेड का आकार देने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों तरफ समान आकृति प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिवेट स्नैप का। और प्लेट के बीच का गैप कम करने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रिवेट डॉली की। दोस्तों डॉली क्या होती है कि रिवेटिंग करते समय हम जब चोट मारते हैं तो रिवेट के हेड को खतरा होने का डर बना रहता है, रिवेट का हेड ख़राब हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए डॉली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये है डॉली। दोस्तों जब हम ऊपर चोट मारते हैं तो रिवेट के हेड को इस डॉली में रख देते हैं, तो क्या है, चोट मारते हैं तो ये डॉली जो होती है ये रिवेट हेड के आकार की होती है, जिससे इसके हेड पर कोई भी चोट नहीं लगती और ये इसका हेड जो होता है ख़तरे से बच जाता है, इसका ये ख़राब नहीं होता है। तो रिवेट के हेड को हानि से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रिवेट डॉली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ड्रिफ्ट की। दोस्तों ड्रिफ्ट क्या होती है, रिवेट को लगाने से पूर्व होल को एक सीध में लाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि हम जब करते हैं, रिवेटिंग करते हैं, तो होल हमारा जो होता है, ड्रिल होता है, वो तिरछा हो जाता है, तो उसको सीधा करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता दूं कि रिवेटिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कोल्ड रिवेटिंग और दूसरी होती है हॉट रिवेटिंग। दोस्तों कोल्ड रिवेटिंग क्या होती है, कोल्ड रिवेटिंग में क्या होता है, 10 mm से कम मोटाई की प्लेटों को जोड़ने के लिए कोल्ड रिवेटिंग की जाती है, ठंडी अवस्था में प्लेटों को जोड़ा जाता है। और हॉट रिवेटिंग क्या होती है दोस्तों, 10 से 25 mm, 10 से 25 mm तक की थिकनेस वाली प्लेटों को जोड़ने के लिए हम हॉट रिवेटिंग प्रयोग करते हैं। इसमें गर्म कर की दोस्तों कोल्ड रिवेटिंग कोल्ड रिवेटिंग करने के लिए हमको पंच की ज़रूरत, पंच के द्वारा सुराख बना लिया जाता है। और कोल्ड रिवेटिंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग वगैरह की जाती है, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कॉकिंग एंड फुलरिंग टूल। दोस्तों ये क्या होते हैं, तो कॉकिंग टूल क्या होता है दोस्तों, प्लेटों के किनारे तथा रिवेटों के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से मिलाने के लिए कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फुलरिंग टूल की। दोस्तों ये क्या होता है, 2 प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फुलरिंग टूल का प्रयोग ये होता है कि अगर हमको जहाँ पर लीक प्रूफ जॉइंट बनाना हो तो वहाँ पर फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। और कॉकिंग टूल क्या होता है कि प्लेटों के किनारे तथा रिवेटों के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से मिलाने को कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ऊपर वाली जो प्रोसेस है दोस्तों, ये है कॉकिंग प्रोसेस है। इसमें कॉकिंग टूल का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसमें क्या किया जा रहा है कि रिवेट के हेड को जो है, रिवेट के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से चिपकाया जाता है और प्लेट के किनारों को भी प्लेट की सतह से चिपकाया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉकिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसको करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसको कॉकिंग टूल कहते हैं। और दोस्तों आप जो नीचे वाली प्रोसेस देख रहे हैं ये है फुलरिंग प्रोसेस क्या की जाती है दोस्तों, लीक प्रूफ जॉइंट। दोस्तों जहाँ पर जैसे हमको किसी बर्तन में पानी वगैरह
या तेल वगैरह भरना होता है तो वहाँ पर हमको लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं, बिल्कुल रिसाव नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर ये लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि फुलरिंग टूल की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये फुलरिंग टूल है तो इसकी मोटाई हमेशा प्लेट की मोटाई के बराबर होनी चाहिए, प्लेट की मोटाई के बराबर रखी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है कि जो यहाँ पर जो होता है कि कॉकिंग फुलरिंग टूल ये प्रोसेस करते समय इसका कोण कितना रखा जाना चाहिए, एंगल कितना रखा जाना चाहिए। तो 75 से 80 डिग्री, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं 80 डिग्री, 75 से 80 डिग्री कोण पर इनको झुकाकर कॉकिंग अथवा फुलरिंग की जाती है। दोस्तों डायगोनल पिच क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था, जिगजैग जॉइंट में बनती है। जिगजैग जॉइंट में क्योंकि उसमें जो रिवेट लगे होते हैं वो तिरछे में लगे होते हैं तो उसको डायगोनल पिच निकालने का भी सूत्र होता है। डायगोनल पिच होता है PD बराबर 2P + D/3 होती है दोस्तों। और मैंने आपको ट्रांसवर्स पिच भी बता दी कि एक ये रिवेट अगर लगा है, एक ये रिवेट लगा है तो इसके बीच की दूरी जो होती है इसको PT अथवा ट्रांसवर्स पिच कहते हैं दोस्तों। ये क्या होती है, चेन रिवेटिंग में 0.8T अथवा 2D + 6 mm रखी जाती है। और अगर जिग जैग है दोस्तों अगर जिग जैग है, जिग जैग रिवेटिंग क्या होती है दोस्तों, उसमें जैसे इस तरीके से रिवेटिंग होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारे क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से अगर रिवेट लगे हैं तो इस तरीके की रिवेटिंग को जिग जैग रिवेटिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो बीच की दूरी है इसको डायगोनल पिच बोलते हैं। तो डायगोनल पिच को हम अगर शॉर्टकट में लिखें तो PD लिखते हैं। तो ये डायगोनल पिच निकालने का सूत्र होता है 2D क्या डायगोनल पिच थी 2P + D/3, पीछे लिखा भी था, आप रिवाइज कर सकते हैं 2P + D/3। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जिग जैग वाले जॉइंट में क्या किया जाता है दोस्तों, वैसे जो चेन रिवेटिंग होती है उसमें ट्रांसवर्स पिच जो होती है, ये ट्रांसवर्स पिच मैंने ये बताई थी, ये यहाँ से और यहाँ से ये चेन रिवेटिंग में रखी जाती है 0.8T और इसमें रखी जाती है 0.6T रखी जाती है दोस्तों। वो 0.6P शायद P रखी जाती है, हाँ 0.6P रखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने सभी लगभग सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने वीडियो इस तरीके से बनाया है, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो जो है देख लीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।